हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि यदि f x से y में कोई फलन है और यह एकाकी और आच्छादक फलन है, अर्थात समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के अलग अलग अवयवों के साथ संबद्ध है तथा समुच्चय y के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय x में कोई अवयव अवश्य है, तो हमने देखा था कि इसके लिए फलन f के लिए माना g y से x में कोई एक फलन इस प्रकार से है कि GOF ऑफ x इज इक्वल टू x, जहां की x समुच्चय x का तथा FOG ऑफ y इज इक्वल टू y, जहां की y समुच्चय y का अवयव है। तो हम कहते हैं कि ये फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन है तथा फलन g उसका प्रतिलोम फलन है। लेकिन अगर f एकाकी आच्छादक फलन नहीं है तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है। जैसे कि हमने पिछले पढ़ा है कि त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत r तथा सह प्रांत भी r होता है। तो अपने सामान्य प्रांत में, वास्तविक प्रांत में ये जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो एकाकी आच्छादक नहीं होते हैं। अब क्योंकि ये एकाकी आच्छादक नहीं है तो इनके प्रतिलोमों का भी अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात ये व्युत्क्रमणीय फलन नहीं होते हैं। परंतु यदि हम इनके प्रांत को किसी निश्चित प्रतिबंधों के साथ सीमित कर दें और ये किसी प्रकार से एकाकी आच्छादक फलन हमको मिल जाता है तो उस स्थिति में वो त्रिकोणमितीय फलन व्युत्क्रमणीय फलन होगा और उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो अब हम सबसे पहले आएंगे साइन फलन का प्रतिलोम। साइन फलन का प्रतिलोम हम जानते हैं कि साइन फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और सह प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। लेकिन यह साइन फलन जो है अपने प्रांत वास्तविक प्रांत में एकाकी आच्छादक नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे साइन 30 भी होता है 1/2 और साइन 150 भी होता है 1/2। तो 30 डिग्री और 150 डिग्री अलग अलग कोण है, लेकिन सह प्रांत में उनके समान प्रतिबिंब 1/2 है। तो क्योंकि भिन्न भिन्न अवयवों के सह प्रांत में समान प्रतिबिंब अतः यह एकाकी आच्छादक एकाकी नहीं होगा। साथ ही साथ हम जानते हैं कि साइन किसी भी फलन के किसी भी कोण के साइन का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान ऋण 1 होता है। तो साइन का जो मान होता है ऋण 1 और 1 के बीच में स्थित होता है। तो सह प्रांत के ऋण 1 से छोटे और 1 से बड़े जो भी संख्याएं होंगी वे प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे, अर्थात वो सह प्रांत में खाली जुड़े रहेंगे। तो हम कहेंगे कि ये जो फलन है न एकाकी है और न आच्छादक है। लेकिन यदि हम इस प्रांत साइन फलन के प्रांत को हम इसमें सीमित कर देते हैं -π/2 से π/2 के बीच में बंद अंतराल π/2 टू -π/2 टू π/2 में सीमित कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि साइन -π/2 का मान -1 है और साइन π/2 का मान 1 है। तो ये जो है ये फलन एकाकी और आच्छादक फलन हो जाएगा। हम कहेंगे यदि हम साइन फलन लिखते हैं, साइन इज ए फंक्शन फ्रॉम -π/2 टू -1 तो ये जो फलन होगा एकाकी आच्छादक फलन हो जाएगा। और ये फलन केवल इसी अंतराल में नहीं बल्कि अन्य अंतरालों में भी, इसको जैसे हम अन्य अंतराल कहेंगे -3π/2 से -π/2 या फिर -π/2 से π/2 या फिर π/2 से 3π/2 आदि। ऐसे ही हम अलग अलग अंतरालों में इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम विभाजित कर दें तो प्रत्येक अंतराल में ये साइन फलन एकाकी आच्छादक फलन होगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि प्रत्येक अंतराल में इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा
और उस प्रतिलोम को हम निरूपित करते हैं साइन इनवर्ज से। साइन इनवर्ज या आर्क ऑफ साइन कहते हैं इसको। ये साइन इनवर्ज एक फलन होता है। यह फलन होगा इस साइन फलन के परिसर अर्थात -1 से और साइन फलन के प्रांत अर्थात -π/2 से π/2। ये साइन इनवर्स फलन परिभाषित हो जाएगा। और न केवल इस अंतराल में ही -π/2 π2 बल्कि इन सभी अंतरालों में साइन इनवर्स का अस्तित्व होगा। अतः हम कहेंगे कि साइन इनवर्स एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत -1 होता है तथा परिसर इन अंतरालों -3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, ऐसे किसी भी अंतराल इसका परिसर हो सकता है। तो साइन इनवर्स जो फलन है हम कहेंगे कि एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत -1 है जो कि इस वाले साइन फलन का परिसर है और इसका जो परिसर है वह इन अंतरालों में से -3π/2, -π/2, π/2, 3π/2, -π/2, π/2 से में कोई भी हो सकता है। इन भिन्न भिन्न अंतरालों के संगत हमें इस साइन इनवर्स की भिन्न भिन्न मान मिलते हैं और वह मान जिसका परिसर -π/2 से π/2 होता है वह इस साइन इनवर्स फलन का मुख्य मान या मुख्य शाखा मान प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। अगर हम इसके ग्राफ को देखेंगे तो ये हमने पहले 11 में पढ़ाई है कि साइन का जो ग्राफ होता है इस प्रकार से होता है। साइन 0 से 90 तक π/2 तक साइन का मान लगातार बढ़ता है, फिर π/2 से π तक साइन का मान लगातार घटता है। साइन पाई पे 0 हो जाता है, फिर पाई से और 3π/2 तक फलन का मान पुनः घटता है और घटकर साइन 3π/2 पर -1 हो जाता है। फिर 3π/2 से 2π तक साइन का मान पुनः बढ़ता जाता है और 2π पर 0 हो जाता है। फिर इस प्रकार से इसकी पुनरावृत्ति होती है इस प्रकार से। और अगर हम साइन इनवर्स का ग्राफ खींचते हैं तो इसके अक्षों को हम परस्पर परिवर्तित करते हैं। y अक्ष को इसका x अक्ष बना देते हैं और ये x अक्ष को इसका y अक्ष बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमें साइन इनवर्स का ये ग्राफ मिल जाता है। ये y = sin x का ग्राफ है और ये y = साइन इनवर्स का ग्राफ है। साइन इनवर्स 0 = 0, साइन इनवर्स 1 = π/2, साइन इनवर्स 0 = π, फिर साइन इनवर्स -1 = 3π/2। इस प्रकार फिर साइन इनवर्स 0 = 2π। तो इस प्रकार से हमें इसका ग्राफ मिल जाता है। अगर इन दोनों ग्राफों को हम एक ही अक्ष पर खींचते हैं तो इस प्रकार से मिलेगा। ये जो रेड लाइन है ये साइन का ग्राफ है और ये जो ग्रीन लाइन है ये जो ग्रीन कर्व है ये ग्रीन कर्व जो है साइन इनवर्स का ग्राफ है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ दोनों ही मिलते हैं इस रेखा के परितः सिमेट्रिक है। जैसा भाग इधर है वैसे भाग इधर भी है। तो हम कहेंगे साइन इनवर्स एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत -1 होता है तथा जिसका मुख्य परिसर मुख्य शाखा मान -π/2 से π/2। ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब है -π/2 और π/2 दोनों ही इस अंतराल में आएंगे। मतलब हम कहेंगे कि x का मान -π/2 से x नहीं साइन इनवर्स x का मान साइन इनवर्स x का जो मान होगा वो -1 से बड़ा या बराबर तथा साइन इनवर्स x का मान -π/2 के बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या उसके बराबर होगा। ये दोनों -π/2 भी इसमें आएंगे और π/2 भी इसमें आएंगे। ये साइन इनवर्स के मान होंगे परिसर में। तो ये साइन फलन का प्रतिलोम हो गया कि साइन फलन का प्रतिलोम साइन इनवर्स x द्वारा निरूपित होता है। उसका प्रांत -1 होता है और इसका जो परिसर होगा वो -π/2 π/2 के बीच में मुख्य शाखा मान के लिए होगा। अब आता है कॉस फलन का प्रतिलोम, कोसाइन फलन का प्रतिलोम। कोसाइन फलन भी एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और सह प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। अपने स्वाभाविक प्रांत में ये कोसाइन फलन भी एकाकी आच्छादक नहीं होता है क्योंकि हम जानते हैं ये cos 30 = √3/2 और cos -30 = भी √3/2।
प्रांत के 30 डिग्री और -30 डिग्री के सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब √3/2 है, तो ये एकाकी आच्छादक एकाकी नहीं होगा। और क्योंकि कोसाइन फलन भी न्यूनतम मान -1 और अधिकतम मान 1 ही प्राप्त करता है, अतः -1 से छोटी और 1 से बड़ी समस्त वास्तविक संख्याएं प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगी। तो अपने स्वाभाविक प्रांत में यह फलन एकाकी आच्छादक नहीं होता है कोसाइन फलन, इसलिए इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन हम यदि इसके प्रांत को -0 से पाई में, क्लोज इंटरवल 0 पाई में सीमित कर देते हैं, तो ये परिसर -1 1 वाला एक एकाकी आच्छादक फलन बन जाता है। यदि हम लिखते हैं cos इज ए फंक्शन फ्रॉम 0 पाई टू -1 1, तो ये फलन क्या हो जाएगा, एक एकाकी आच्छादक फलन हो जाएगा। और परिणाम स्वरूप इस कॉस फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व इस अंतराल में हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि कॉस इनवर्ज एक ऐसा फलन होगा जिसका प्रांत -1 1 तथा परिसर 0 पाई होगा। और केवल 0 पाई ही नहीं, बल्कि इसके अतिरिक्त हम लिखेंगे -π0, π2 पाई, 2 पाई 3 पाई इत्यादि अंतरालों में भी ये फलन एकाकी आच्छादक फलन होगा कॉस फलन। और फलस्वरूप इन सारे अंतरालों में इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो कॉस इनवर्ज एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत -1 1 होता है और परिसर इन अंतरालों में से -π0, 0 पाई, π2 पाई इत्यादि अंतरालों में से कोई भी एक अंतराल हो सकता है। इन मानों के संगत हमको कॉस इनवर्स की भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। और इस 0 पाई वाले अंतराल को ही हम क्या कहेंगे, इस कॉस इनवर्स फलन का जो कॉस इनवर्स फलन होगा, कॉस इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम -1 1 टू 0 पाई। इस 0 पाई अंतराल वाले परिसर को हम इस कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा कहेंगे। इस कॉस फलन का जो ग्राफ होता है इस प्रकार से होता है, पहला पढ़ा हमने, cos 0 = 1, cos π/2 = 0। 0 से π/2 तक इसका मान लगातार घटता है, π/2 से पाई तक भी पुनः इसका मान घटता है -1 तक, फिर पाई से 3π/2 तक इसका मान -1 से 0 तक बढ़ता है, और फिर 3π/2 से पाई तक इसका मान फिर 0 से 1 तक बढ़ता है। तो इस प्रकार ये कॉस का ग्राफ हमने पिछली कक्षा 11 में पढ़ाई है। कॉस इनवर्स का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो इसके अक्षों को पुनः परिवर्तित कर देंगे। ये एक्स अक्ष पर 0 1 1 और -1 और वाई अक्ष पर कोण लिख देते हैं, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ प्राप्त होता है। तो इसका जो मुख्य मान होगा उसको अगर हम लिखेंगे तो वो मान आ जाएगा 0 से पाई के बीच में, मतलब यहां से लेके और यहां तक, ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स फलन का मुख्य मान 0 पाई होता है। हम कह सकते हैं ये कॉस इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम -1 1 टू 0 पाई, where 0 pi is the principal value of the function cos inverse x। अब आता है tan inverse x। टेंजेंट फलन का प्रतिलोम। यह टेंजेंट फलन एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत r माइनस सेट 2n + 1 × π/2 where n is an integer से r होता है। अर्थात ये टेंजेंट फलन एक ऐसा फलन होता है जो π/2 के ऑड मल्टीपल्स विषम गुणजों को छोड़ते हुए सभी वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित होता है। अब इसका मतलब क्या है, 2n + 1 π/2 को r में से हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि cos के जो π/2 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं, π/2, 3π/2, -π/2, उन सब के लिए कोसाइन का मान 0 होता है। और टेंजेंट साइन अपॉन कॉस होता है, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अर्थात π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे उन पे टेंजेंट परिभाषित नहीं होगा। तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स को छोड़ते हुए समस्त वास्तविक संख्याओं में ये फलन क्या होता है, एक फलन होता है। परंतु ये भी इस प्रांत में एकाकी आच्छादक फलन नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम देख रहे होंगे कि इस पर कुछ निश्चित अंतराल n पाई अंतराल के बाद इसकी जो वैल्यू होती है वो रिपीट होती जाती है। मतलब tan 30 और tan
इधर तीसरे क्वाड्रेंट 180 प्लस 30, 210 के लिए इसका मान 1/√3 आएगा, 1030 के लिए भी 1/√3 और 210 के लिए भी इसका मान टेंजेंट का मान 1/√3 आएगा। तो ये अलग अलग कोणों के लिए समान मान होगा, इसका मतलब ये एकाकी नहीं होगा। फिर साथ ही साथ क्योंकि इसमें ये सारे जो है वास्तविक संख्या इसके अवयव नहीं होते हैं, तो ये आच्छादक भी नहीं होगा। तो फलस्वरूप ये फलन क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय फलन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसके प्रांत को सीमित कर देते हैं -π/2 से और π/2 के बीच में, ओपन इंटरवल, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, अर्थात -π/2 से बड़े और π/2 से छोटे कोण इसमें ले जाएंगे, क्योंकि -π/2 और π/2 दोनों पर ही इसका मान इंफिनिटी होगा। इससे R में अगर हम इस फलन को लेते हैं टेंजेंट को, तो ये एक एकाकी आच्छादक फलन हो जाता है। और केवल इन्हीं अंतरालों में नहीं बल्कि इससे अन्य अंतरालों में भी -3π/2 से -π/2, π/2 से 3π/2, आदि 3π/2 से 5π/2, ऐसे प्रत्येक अंतराल में ये एकाकी आच्छादक फलन हो जाएगा और फलस्वरूप इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि tan इनवर्स एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत R तथा परिसर इन अंतरालों में से कोई भी एक अंतराल हो सकता है। वो -3π/2 से π/2 हो सकता है परिसर, प्रांत ये रहेगा, या प्रांत R हुआ तो परिसर -π/2 से π/2 हो सकता है, या प्रांत R है तो परिसर π/2 से 3π/2 हो सकता है। इसी प्रकार ये अन्य अंतराल भी हो जाएंगे। तो ये टेंजेंट इनवर्स फलन हो गया कि tan इनवर्स एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और परिसर इन अंतरालों से भी कोई भी अंतराल हो सकता है। इन अलग अलग अंतरालों के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं, लेकिन जो अंतराल -π/2 से π/2 के बीच में होता है इसको हम इसका मुख्य शाखा मान कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। तो tan इनवर्स फलन का मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच में होगा। इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो इस प्रकार से टेंजेंट फलन का ग्राफ होगा। टेंजेंट का मान 0 से लेके, टेंजेंट 0 के लिए 0 होगा और फिर 0 से 90 तक इसका मान इंफिनिटी तक बढ़ेगा। फिर जैसे ही π/2 से आगे चलेंगे इसका मान इंफिनिटी से घटते हुए जैसे पाई पाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर आगे इंफिनिटी तक बढ़ेगा। और इस tan इनवर्स का ग्राफ अगर हम खींचेंगे इनके प्रांतों को, इनके अक्षों को परिवर्तित करके, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ मिल जाएगा और इसका जो मुख्य शाखा मान होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। ये इसका मुख्य शाखा मान है।